Hello everyone. Beta, here is your lecture number 5 for the chapter cell division. Okay, and we are doing cytokinesis. But before starting cytokinesis, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं what we have learned. Okay, बेटा आपने पढ़ा कि सेल साइकिल जो है एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, that is followed by cell, okay, in order to divide, ठीक है, to give rise to two or more daughter cells. Clear? Cell division is just sequence of events. Okay, now these events are decided for a particular phase, okay, for a particular time in a stepwise manner. And now what you have learned in a complete cell cycle, there are basically two steps. The first one is interphase, where the cell prepare itself for the division process. Okay. Now the second phase is your dividing phase or the mitotic phase. Clear? Now in case of interphase, there are again three different phases. The first one is your G1 phase, second one is your S phase, and third one is G2 phase. Okay. Now you have to learn what events are occurring in G1 phase, then in S phase, and then in G2 phase. तो थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए. बारीकी से तो देखो हम करते ही हैं चीजों को, बट फिर भी एक आउटलुक आपके माइंड में होना चाहिए. आपको यहाँ पे याद रखना है कि G1 फेज में प्रोटीन्स बनते हैं, आरएनए बनता है, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है. सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, सारे सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट होंगे एक्सेप्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इसके अलावा जो है जितने प्रोटीन का कंटेंट है वो बन रहा है, आरएनए बन रहा है, ठीक है. आगे बात समझ में. नेक्स्ट आपने याद रखना है एस फेज. अच्छा, G1 फेज में ना तो किसकी चेंज होनी है, ना तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए चेंज होना है, ना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होंगे. कुछ चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट कर जाएंगे, ठीक है ना. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है. एस फेज में केवल दो चीजें मेनली याद रखोगे बेटा. द फर्स्ट, अच्छा एक चीज और, G1 फेज में डीएनए पॉलीमरेज बनती है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी. क्या काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का? डीएनए से डीएनए बनाना, यानी कि रेप्लिकेशन करना, कॉपिंग ऑफ डीएनए करना. तो इस एंजाइम की जरूरत हमें एस फेज में पड़ने वाली है. इसलिए एस फेज में जो है, नाउ एस फेज में आपको क्या याद रखना है? पहली बात, कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, प्लॉइडी सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है. सिर्फ कंसंट्रेशन बदलेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे. क्लियर? ठीक है. इसके अलावा सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवली काम करेगी. ये तीन चीजें कम से कम आपको याद रखनी है. देन G2 फेज, ठीक है. G2 फेज में बेटा आपको क्या याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी डबल कर जाएंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी बनेगी, ठीक है, क्योंकि आगे सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोरेज होगा, ठीक है. इसके अलावा और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं या जो कोई प्रोटीन G1 फेज में नहीं बन पाए थे वो कंप्लीटली बन जाएंगे. नाउ द सेल इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द डिवाइडिंग फेज. ओके. अब इंटरफेज के बाद आता है आपका डिवाइडिंग फेज, ठीक है, जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं या एम फेज कहते हैं. अब जो डिवाइडिंग फेज था उसको आपने दो हिस्सों में बांट दिया. पहला, यू आर जस्ट डूइंग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और सेल इज डूइंग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. सिर्फ न्यूक्लियर कंटेंट का डिवीजन हो रहा है. दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. ओके, क्या बोलोगे उसे? कैरियोकाइनेसिस. लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. क्लियर? तो डिवाइडिंग फेज में दो फेज, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 4 डिफरेंट फेजेस में प्रोसीड करता है. पहला फेज होता है प्रोफेज, सेकेंड फेज इज मेटाफेज, थर्ड फेज इज एनाफेज, एंड द फोर्थ वन इज टीलोफेज. ओके, PMAT,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सीक्वेंस वाइज याद करना है। प्रोफेज में हम कर चुके हैं बेटा, बार बार मैं रिवाइज करवाऊंगी तो सारा लेक्चर उसी में निकल जाएगा, ठीक है ना। आप एक बार इसको करना, कोई डाउट है तो आप अपनी डाउट क्लास में पूछ लेना। कल के क्लास में हमने आपको एनाफेज करवाया था, टीलोफेज करवाया था, जिससे आपकी माइटोटिक फेज में जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो गया था। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। Clear? So what happens? Division of cytoplasm is a very complicated process and occurs in two different ways in different types of organisms. Okay? What happens? In case of animals, the method is cell furoformation. But in case of plant, the method is cell plate method. Now what are these process? देखो, आपने पढ़ा कि अब जब सेल टीलोफेज में आ गया था, मान लो चलो हम थोड़ी देर के लिए नॉर्मल टीलोफेज बना लेते हैं। आपका ये स्पिंडल है, माइटोटिक स्पिंडल, जिसमें ये सेंट्रियोल्स बना दिया आपने, ठीक है। और आपके क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम आपके यहाँ पर पहुंच चुके हैं ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहां से आपको इस साइटोप्लाज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। हाउ विल यू डिवाइड? देखो, ऐसा तो है नहीं कि नाइफ लिया और काट दिया, है ना, क्योंकि सेल खुद अपने आप ये डिवीजन कर रहा है, सेल के पास और कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहां से बिल्कुल मिड पार्ट से, ठीक है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो ऐसे डिप्रेशन क्रिएट करेगी, ठीक है। ये डिप्रेशन क्रिएट करेगी। आगे बात समझ में, इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं सेल फ्यूरो, ठीक है। धीरे धीरे ये डिप्रेशन क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे बढ़ता जाएगा और ये ऐसे ऊपर की तरफ, दोनों सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये जो बिल्कुल गहरी आपको इस तरीके से डिप्रेशन दिख रहा है, डीप डिप्रेशन दिख रहा है, दैट इज सेल फ्यूरो। इसको क्या बोलते हैं, सेल फ्यूरो, डिप्रेशन इन द साइटोप्लाज्म, ओके, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बात समझ, धीरे धीरे ये एक दूसरे के साथ ऐसे करके मर्ज कर जाएंगी एट द सेंटर और अल्टीमेटली इन दोनों के बीच की वॉल भी डिसॉल्व हो जाएगी और ये ऐसे। नाउ द होल साइटोप्लाज्म गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस वन एंड दिस वन। इसी दौरान यहाँ पे हमने देखा था कि एनाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुकी है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स बनना वापस से रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली एवरीथिंग गेट नॉर्मल। एवरीथिंग गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। न्यूक्लियस में मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल था, जो क्रोमोसोम्स थे, वो तो आपके इक्वल पार्ट्स में चले गए, ठीक है। और आपका जो साइटोप्लाज्म था वो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए एंड अल्टीमेटली यू विल गेट 2 डॉटर सेल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, सेम प्लॉइडी यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ डॉटर सेल विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट सेल। क्लियर, ठीक है। तो देखो, सेल फ्यूरो मेथड आई थिंक समझ में आया होगा आपको। दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फ्यूरो। फ्यूरो मैंने बताया था डिप्रेशन जो बनती है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्यूरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनेगी। द फ्यूरो ग्रेजुअली डीपेंस, ये जो फ्यूरो बनी है ये धीरे धीरे क्या होगी, सेंटर की तरफ गहरी होती जाएगी, डीप होती जाएगी and ultimately joins in the center dividing the cell cytoplasm into 2 parts, ठीक है। अल्टीमेटली आपका साइटोप्लाज्म 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज सेंट्रीपिटल सेल फ्यूरो फॉर्मेशन इज अकरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल? बेटा आपने फोर्स पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर से बाहर से सेंटर के ऊपर लग रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल सेल फ्यूरो फॉर्मेशन हो रही है, मतलब आपने देखा कि सेल फ्यूरो की बनने की फॉर्मेशन, मतलब जो बिगिनिंग थी वो कहां से हो रही थी, साइड में से, और वो मूव करके अंदर की तरफ आ रही थी, ठीक है ना। इसका मतलब सेंट्रीपिटल सेल फ्यूरो फॉर्मेशन दैट इज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन
टू इनसाइड ऑफ द सेल, बाहर से अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपके एमसीक्यूज में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप की होती है, तो हमेशा जो सेल फ्यूरो है सेंट्रीपिटल टाइप में फॉर्म होगी। क्लियर? तो दिस इज योर साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ एनिमल्स। बट इन केस ऑफ प्लांट्स, बेटा प्लांट्स में क्या होता है, आपके पास सेंट्रियोल्स नहीं रहते। ठीक है, तो माइटोटिक स्पिंडल जो होता है एन-एस्ट्रल माइटोटिक स्पिंडल बनता है। आप ये सारी चीजें हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है ना, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस है यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, वो बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है बेटा, यहाँ पे आपका फ्यूरो नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी फ्यूरो नहीं बनेगी, क्या बनेगा यहाँ पे, सेल प्लेट बनेगी। अब ये सेल प्लेट क्यों बनती है? देखो आपने पढ़ा कि सेल वॉल में आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, आपकी सेल वॉल होती है ना। तो सेल वॉल इज अ हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर, ओके, और केमिकल स्ट्रक्चर होता है और बेसिकली बहुत ही हार्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होता है। तो ये बनता कैसे है बेटा, ये इसका बेसिकली इसको सिंथेसाइज कौन कर रहा है, इसको सिक्रीट कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल को सिक्रीट कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है, केमिकल बाहर रिलीज करती है जो धीरे धीरे हार्डन हो जाता है, सेल वॉल बना लेता है। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा है उस टाइम पे यहां आपने पढ़ा मिडल लैमेला एक स्ट्रक्चर होता है। मिडल लैमेला इज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल, है ना। जैसे आप ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज करते हो, इसी तरीके से जो सेल वॉल अलग अलग सेल्स की है उसके बीच में जो सीमेंटिंग लेयर भरी हुई है अलग अलग सेल्स, प्लांट सेल्स को जोड़ने के लिए, दैट इज योर मिडल लैमेला। और किससे बनती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनती है, पैक्टेन्स वगैरह होते हैं इसमें। तो देखो हमने पढ़ा था जब मैंने सेल वॉल करवाया था उसी टाइम पे, जब मिडल लैमेला करवाया था तो कहा था मिडल लैमेला इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा होता है, सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन भी अभी कंप्लीट पूरी तरह से दोनों सेल्स की, नए सेल्स की नहीं बनी है, लेकिन पहले दोनों के बीच में एक बैरियर बनेगा। क्या, मिडल लैमेला का बैरियर। अब वो बैरियर बनता कैसे है, वो बैरियर कहां से बनता है बेटा, आपके सेल प्लेट से बनता है। होता क्या है देखो, गोल्जी अपरेटस, देखो यहाँ पे जब टीलोफेज पे आप पहुंच चुके हो, आपकी सेल टीलोफेज पे पहुंच चुकी है, तो उस टाइम पे जो गोल्जी बॉडीज बनी है वो कुछ वेसिकल्स सिक्रीट करेंगी। उन वेसिकल्स में कुछ केमिकल भरा है जो सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और अब वो सारे के सारे वेसिकल्स, मान लो ये आपका सेल है, ऐसे सेल है, वो सारे के सारे वेसिकल्स जिसके अंदर सेल वॉल बनाने वाला मटेरियल है, ठीक है, जिसके अंदर सेल वॉल बनाने वाला मटेरियल है, अलोंग विद मिडल लैमेला का जो मटेरियल है वो दोनों, ठीक है, वो सारे के सारे वेसिकल्स दोनों साइड से क्या करेंगे, ये बने हुए वेसिकल्स हैं जो गोल्जी अपरेटस में बनाए हैं, इसमें सेल वॉल बनाने का सामान है प्लस आपका मिडल लैमेला बनाने का सामान है। ठीक है, इन वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेगमोप्लास्ट। पढ़ाया था मैंने आपको। इन वेसिकल्स को क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। बनाया किसने, गोल्जी अपरेटस। ये फ्रेगमोप्लास्ट मूव करके आएंगे और ऐसे ऐसे बिल्कुल बीचों बीच आके अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्रेगमोप्लास्ट ऐसे मूव करके आएंगे और ऐसे बीचों बीच क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, एंड ऑल दीज आर डिसाइडेड बाय प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन इज डिसाइडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये प्लेट कहाँ पे बनेगी। ये जो प्लेट बनी है, दिस पर्टिकुलर फ्रेगमोप्लास्ट की जो लेयर बनी है बीचों बीच, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। दिस इज नोन एज सेल प्लेट। अब अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज कर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बीच में एक डिवीजन हो जाएगा। धीरे धीरे ये पहला स्ट्रक्चर क्या बना है, ये पहला स्ट्रक्चर मिडल लैमेला बना है और इन दोनों के इस मिडल लैमेला के दोनों तरफ
इस मिडल लैमेला के दोनों तरफ बेटा अब क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। मान लो मिडल लैमेला को मैं रेड से शो कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज मिडल लैमेला, ठीक है। और अब क्या बन गया, ये सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, और सेल वॉल फॉर्मेशन मतलब कि सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल भी बना ली, ठीक है। ऐसे करके आपके पास 2 सेल बन गए। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है बट आई थिंक समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लांट्स सेल में सेल फ्यूरो नहीं बनती, यहाँ सेल प्लेट मेथड होता है। और सेल प्लेट भी कैसे बनती है बेटा, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है ना। वो जो वेसिकल्स फ्यूज करते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हुए फ्यूज करते हैं। तो इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल जो है टाइप में क्या बनती है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट। और सेल प्लेट का प्रिकर्सर क्या होता है, मिडल लैमेला, ठीक है ना। अगली बात समझ में, दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू सेल प्लेट से क्या बनेगा आपका, मिडल लैमेला बनेगा, ठीक है। मिडल लैमेला बिटवीन दी वॉल्स ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल। ये सेल प्लेट सबसे पहले कौन सा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल प्लेट से बनने वाला सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एंड द आंसर इज मिडल लैमेला, दैट इज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल, ठीक है, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। सेंट्रीफ्यूगल सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कि प्लाज्मा में। क्लियर? ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस। अब हमें देखना है कि माइटोसिस यूज कहाँ हो रहा है, कहाँ पे माइटोसिस होता है, ठीक है। हमें वो जगह देखनी है हमारी बॉडी में, या कहाँ हमें माइटोसिस की जरूरत पड़ती है, या हमारी बॉडी को माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ओके, व्हाट आर इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। बेटा बिफोर स्टार्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस 2 पॉइंट्स और देख लेते हैं। हालांकि मैंने बता दिया है बट फिर भी रिटन फॉर्म में एक बार देख लो, ठीक है। जब साइटोकाइनेसिस होती है, एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस जितने भी ऑर्गेनल्स जो डुप्लीकेट की हुए थे, कब, जब कैरियोकाइनेसिस हुई थी उससे पहले, यानी कि इंटरफेज में whatever get duplicated now in after cytokinesis or during cytokinesis get divided into 2 equal parts, ठीक है। तो at the time of cytokinesis organelles like mitochondria and plastids gets distributed between the 2 daughter cells, ओके। हर चीज अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। क्लियर? अब देखो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है, क्या होता है कि मान लो आपका सेल जो है, आपके सेल में क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे हैं, नॉर्मल सेल में ले रही हूं, डिवाइड करने से पहले आपके सेल में ये ऐसे 2 क्रोमोसोम थे, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको एलेबरेट करते हैं, ठीक है ना। देखो ये आपका नॉर्मल सेल, ठीक है। इस सेल में आपके 2 क्रोमोसोम में लेके चलते हैं। क्लियर? जब इंटरफेज का एस फेज आया तो दोनों क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बना ली, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं बेटा, 2। यहाँ कितने हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2, ठीक है। अब क्या है, आपकी सेल के अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। एनाफेज आ गया, एनाफेज के बाद टीलोफेज आ गया, और टीलोफेज आने के बाद ये आपके जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ ऐसे पहुंच चुके थे, ठीक है। होना क्या था, साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाती है मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद ऐसे साइटोकाइनेसिस हुई। कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो 2 कॉपी बनी थी, अब ये हाफ एक सेल में चली गई, हाफ एक सेल में चली गई, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो गया। लेकिन मान लो अब यहाँ पे ये जो 2 डॉटर सेल बनी है, 2 क्रोमोसोम इसमें, 2 इसमें, अगर नॉर्मल सेल डिवीजन होता है तो, बट इफ
karyokinesis is not followed by cytokinesis. मान लो ये डिवीजन नहीं हो पाया, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ एक न्यूक्लियस इसका बनेगा, यहाँ एक न्यूक्लियस इसका बनेगा, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बने, है ना, यानी कि आपके सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए। और टोटल क्रोमोसोम अगर हम देखें, एक न्यूक्लियस में टोटल क्रोमोसोम अगर हम देखें तो कितने हो गए? 4। प्लॉइडी अगर आप देखो, प्लॉइडी लेवल अगर आप देखो, यहाँ पे एक सेट ऑफ दो क्रोमोसोम का एक सेट, मान लो हैप्लॉइड था, ठीक है, आगे पास मान लेते हैं हैप्लॉइड था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये डिप्लॉइड हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या होता है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, देन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन विल अराइज। ओके, मतलब कि पर सेल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गया, अब आगे चल के फिर दो न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, लेकिन फिर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल इंक्रीज करते हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है, जिसे हम सिंसीशियम कहते हैं। बेटा यहाँ के लिए आप सिंसीशियम वर्ड यूज कर सकते हो। आप जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट सेल वाला, प्लांट किंगडम वाला, वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल में जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है वो दो तरीके से आता है। यहाँ के लिए आप याद कर सकते हो कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिंसीशियम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक सिनोसिटिक कंडीशन भी होती है, एक सिंसीशियम कंडीशन होती है। सिनोसिटिक कंडीशन जो आपने पढ़ी थी वो है, सिंसीशियम में फ्यूजन ऑफ सेल्स होते हैं, इसको मैं अच्छे से बाद में डिस्कस करूंगी। अभी के लिए फिलहाल आप बस यही याद रखो कि सिंसीशियम यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, सिंसीशियम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। जो नारियल का पानी पीते हो ना, लिक्विड कंटेंट ऑफ द कोकोनट, ठीक है, दैट इज योर एंडोस्पर्म, और वो भी लिक्विड एंडोस्पर्म। खाते हो व्हाइट व्हाइट, वो भी एंडोस्पर्म होता है, और जो लिक्विड कंटेंट है वो भी एंडोस्पर्म होता है, और वो भी ट्रिप्लॉइड होता है बाय नेचर, ठीक है ना। तो देखो जो लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट है वो एक्चुअल में क्या है, वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन से अराइज हुआ एक प्रोडक्ट है, समझ में आया। इसके साथ साथ पॉलीप्लॉइडी भी हो जाती है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाता है। देखो यहाँ पे एक सेट था, यहाँ दो आ गए, बाई चांस यहाँ पे दो सेट होते, जैसे हम हमारे सेल की बात करें, ठीक है, हम डिप्लॉइड है, ये तो हम हैप्लॉइड सेल लेके चले थे, मान लो यहाँ पे आपका डिप्लॉइड सेल होता, शुरू से ही डिप्लॉइड है, ठीक है, तो डिवीजन के बाद भी क्या बनता, डिप्लॉइड बनना चाहिए था, लेकिन डिप्लॉइड अगर वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती तो डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड सेल बनता। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लॉइडी भी इंक्रीज होती है, जिसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन के बारे में हम डिटेल से 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो देखो इस चीज का ध्यान रखना, इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, देन एक तो पॉलीप्लॉइडी आ जाती है, दूसरा आपको याद रखना है कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होती है, जिसको हम सिनोसिटिक कंडीशन या सिंसीशियम बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट आर वेरियस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, क्या होता है। सबसे पहले देखो फर्स्ट फॉर्म्ड सेल, फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहला जो सेल बनता है दैट इज जाइगोट, ये एक जाइगोट, ठीक है। धीरे धीरे जाइगोट ने दो सेल बनाए, डिवीजन किया, कौन सा डिवीजन होगा, चलो थोड़ा बड़ा बना देता आपको दिखने का। ये क्या है आपका, एक जाइगोट है, जाइगोट ने सेल डिवीजन किया और एक से बनाए दो सेल, ठीक है, क्या हुआ, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम चाहिए। अब दो सेल से बने 4 सेल, ऐसे करके, ठीक है, कौन सा डिवीजन हुआ, कौन सा, माइटोसिस। सिमिलरली 4 से हो गए 8 सेल, 4 इसके पीछे हैं, 8 सेल, ठीक है, वही सेम माइटोसिस से।
ठीक है ना। अल्टीमेटली बनते बनते यहाँ पे आपके पास क्या बन गया बेटा, एम्ब्रियो बन गया। अंडरस्टैंड, क्या बना आपके पास, एम्ब्रियो बन गया। तो एम्ब्रियो इज अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। एम्ब्रियो मल्टी न्यूक्लिएट नहीं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। धीरे धीरे एम्ब्रियो से बना क्या बना, फीटस, है ना। और अब फीटस ने क्या लिया, बर्थ लिया, अडल्ट बना। यानी कि कहने का मतलब एक जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, डेवलपमेंट उसका कैसे हो रहा है, माइटोसिस से हो रहा है। प्लस जन्म लेने के बाद भी आप जब बच्चे थे तो इतने से ऐसे करके आपको खिलाते थे, और अब आपको कोई ऐसे करके खिलाए, कितने बड़े हो चुके हो, है ना। तो आप जो इतने बड़े हुए हो, आपकी साइज जो इंक्रीज हुई है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी की ग्रोथ होती है, दैट इज ड्यू टू माइटोसिस। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं और सेम टाइप के सेल बढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेम टाइप के सेल का मतलब ये नहीं कि फंक्शन भी सेम कर रहा है, नहीं, हम बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि आपकी पूरी बॉडी के सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, जिनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, एक्सेप्ट फॉर योर जर्म सेल, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से ये जो ग्रोथ हो रही है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, दैट इज ड्यू टू माइटोसिस। तो ध्यान रखना, आप जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, वो ड्यू टू माइटोसिस। तो ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस। क्लियर। सेकेंड, इट कंट्रीब्यूट इन सेल रिपेयर। सेल, ठीक है ना, मतलब देखो सेल रिपेयर कैसे, आपकी जो बक्कल कैविटी हो गई, आपकी इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ठीक है, इसके अलावा आपकी जो ब्लड सेल्स हो गई, या और भी बहुत सारे सेल्स जो डेली क्या है, इनमें से बहुत सारे सेल क्या रहते हैं, डैमेज होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे माइटोसिस ना हो तो धीरे धीरे आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही खत्म हो जाएगी, आपकी बक्कल कैविटी के सेल सारे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब नए जो सेल्स हैं जो डैमेज हो रहे हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं बाय न्यू सेल। और वो न्यू सेल कौन से तरीके से बन रहा है, माइटोसिस। जैसे देखो सबसे अपर मोस्ट लाइनिंग आपके बक्कल कैविटी में या कहीं पे भी लगा दो, या इनर लाइनिंग किसी की जो है लाइनअप करने वाली, जो कैविटी को लाइनअप करने वाली जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, वो सारी किससे बनती है बेटा, वो रेनोवेट होती रहती है, नई बनती रहती है, ठीक है ना। और रेनोवेट होती रहती है तो कौन से तरीके से वो अपना नंबर इंक्रीज कर रही है, माइटोसिस से, ठीक है। तो ऐसे ही देखो आपने पढ़ा है जितने भी आपके ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि आरबीसी की बात करें, 120 डेज की जो है उसकी लाइफ स्पैन, उसके बाद वो खत्म। अगर वहां पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा होता, उनका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा होता, तो क्या होता, आपके सारे आरबीसी मतलब कि 120 दिन के अंदर या जो है आपके 3 मंथ्स के 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीटली खत्म हो जाती। ऐसा तो नहीं होता, पुरानी मरती रहती है, नई बनती रहती है, और जो नई बनती है वो कौन से मोड से बनती है, माइटोसिस। क्यों, क्योंकि वो सेम टाइप की सेल बन रही है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो कहाँ यूज हो रहा है, जैसे इट कंट्रीब्यूट्स इन सेल रिपेयर। जो सेल मर गए, डैमेज हो गए, उनकी जगह नए सेल रेनोवेट करने का काम किसका है, नए सेल बनाने का काम किसका है, कौन से प्रोसेस से बनता है, दैट इज माइटोसिस। क्लियर, ठीक है ना। तो सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, ठीक है। लगातार जो है पुराने सेल हटा दिए जाते हैं बाय दी न्यू सेल। नेक्स्ट, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एवर डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट में होता है, रूट टिप, शूट टिप पे, या फिर जो कैम्बियम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है ना, वो क्या करते हैं बेटा, माइटोसिस से कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं। उनमें जो डिवीजन हो रहा है, ठीक है, जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में देखो ग्रोथ हमेशा होती है, क्यों, क्योंकि उनके टिप पे क्या होता है, हमेशा उनके पास क्या होता है, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि हमेशा डिवाइड करते हैं। और वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, टोटिपोटेंसी के थ्रू, ठीक है ना। तो डिवीजन कौन सा होता है उनमें, माइटोसिस। क्लियर।
नेक्स्ट इज इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, हमारी बॉडी फॉर्मिंग सेल, मतलब कि बॉडी की फॉर्मेशन करने वाले सेल। लेकिन अगर हम हमारे गोनेड्स की बात करें, गोनेड्स आर योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जैसे मेल्स के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी, तो गोनेड्स के अंदर क्या होता है बेटा, जर्म सेल बन रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल बन रहा है, जिनका नंबर क्या होता है, हाफ होता है, जो क्या है, हैप्लॉइड है। हाफ होने का मतलब जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। जैसे हमारे अंदर अगर हम बात करें मेल ह्यूमन बीइंग है, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, स्पर्म मिलेगा, और स्पर्म में कितने क्रोमोसोम, सिर्फ 23, बाकी पूरी बॉडी में 46। ठीक है, फीमेल के अंदर ओवरी में एग बन रहे हैं, एग में कितने क्रोमोसोम, 23, एक ही सेट है, ठीक है ना, और जो है उसकी बाकी की पूरी बॉडी में डिप्लॉइड है। अब जो ये स्पर्म और एग बन रहे हैं, ये अपना नंबर कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आपके स्पर्म और एग बनते कैसे हैं वो हम नेक्स्ट डिवीजन में पढ़ेंगे, उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कैसे हुआ वो हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे। लेकिन अगर उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर हमें उनका नंबर इंक्रीज करना है, आप बस बेसिकली ये देखो, अगर आपको सेम टाइप की सेल बनानी है, सेम टाइप की सेल का नंबर इंक्रीज करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर प्लॉइडी के रेस्पेक्ट में, यानी कि सेट ऑफ क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में या नंबर ऑफ क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में, देन यू विल गो विद माइटोसिस। ओके, तो देखो क्या होता है, इन गोनेड्स माइटोसिस कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है ना, तो वो सिर्फ जर्म सेल्स का नंबर इंक्रीज कर सकता है। इस टॉपिक को हम आगे फिर से कंटिन्यू, इस वाले पार्ट को, ये जो लाइन है ना, ये सेकंड लास्ट में, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी जब मैं मियोसिस करवाऊंगी, ठीक है ना। अब देखो, इट रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या है ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक? देखो मैंने पहले जब स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि सेल डिवाइड क्यों कर रहा है, ठीक है। सेल जैसे जैसे ग्रो करेगा उसका इनर कंटेंट बढ़ेगा, अब उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इम्बैलेंस हो जाएगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस छोटा रह जाएगा, इसीलिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो जाएगा। अब उसे वापस से मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियस कंटेंट बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेंगे, यानी कि न्यूक्लियस 1 से 2 होगा, और जब न्यूक्लियस 1 से 2 हो गया, अब और भी ज्यादा उल्टा काम हो गया कि न्यूक्लियस कंटेंट ज्यादा हो गया, साइटोप्लाज्म कम पड़ गया। तो अब सेल ने क्या किया, सारे साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया ताकि हर एक का साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस के पर्टिकुलर कंट्रोल में आ सके। तो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो इंक्रीज या डिक्रीज करता है, उसको मेंटेन कौन करता है, माइटोसिस, डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो इट इज मेंटेनिंग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। नाउ कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें, या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप लगा सकते हो, लोअर ऑर्गेनिज्म जिस जो ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, वहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो होते नहीं है, वहां पे तो एक ही सेल है ना। तो अमीबा क्या करती है, आपने अमीबा में बाइनरी फिशन पढ़ा है, कहाँ पे, 10th क्लास में, है ना। तो अमीबा ने अपने 2 डॉटर सेल बनाए, कैसे, बाइनरी फिशन। वो बाइनरी फिशन क्या था, सेम माइटोसिस है, यानी कि लोअर ऑर्गेनिज्म अपना क्या कर रहे हैं, अपने डॉटर सेल्स जो बना रहे हैं वो माइटोसिस से बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि उनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमेट्स नहीं बनते, ठीक है ना। तो इसका मतलब उनकी पूरी की पूरी बॉडी सेल्स क्या बन रही है, सेम बन रही है, पेरेंट की जैसे, ठीक है। तो वो अपना रिप्रोडक्शन का मोड ही माइटोसिस से कर रहे हैं, मतलब अपना रिप्रोडक्शन ही माइटोसिस से कर रहे हैं, 1 से 2 सेल बन गए, रिप्रोड्यूस कर गए, तो वहां पे हम सेल डिवीजन को रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, लोअर ऑर्गेनिज्म शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइटोसिस, ठीक है। आई थिंक आपका समझ में आ गया होगा आपको माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस बेटा यहाँ खत्म हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक होगा मियोसिस। लेकिन मियोसिस करवाने से पहले एक क्लास मैं आपके न्यूमेरिकल्स की लूंगी। न्यूमेरिकल्स हैं कुछ आपको जनरेशन टाइम जो है आपके कुछ जैसे कितने डिविजन्स आपको चाहिए, कितने माइटोटिक डिवीजन होने चाहिए, कितने होंगे, क्या कुछ है। तो इससे रिलेटेड ना एक वीडियो रहेगी लगभग 15 to 20 मिनट्स की, ज्यादा लंबी नहीं डालूंगी मैं, और प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस रहेंगे,
ठीक है। कंप्लीट माइटोसिस, तो कल की वीडियो मैं छोटी ही डालूंगी, लेकिन उसमें साथ में आपका असाइनमेंट भी रहेगा, ठीक है। कंप्लीट माइटोसिस के क्वेश्चंस रहेंगे प्लस आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो कल की क्लास भी किसी भी हाल में मिस मत करना। और अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कर लेना, वरना क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ओके, साथ साथ मेहनत करो, अदरवाइज बिल्कुल देखो, एक तो कोरोना का कहर है, ठीक है ना, तो जो चीज हम तुम्हें दे सकते थे या जिस तरीके से हम तुम्हें कंट्रोल करके पढ़ा सकते थे बेटा, अब वो नहीं है, ठीक है ना। अब तो सिर्फ ऑनलाइन मोड ही हमारे पास एक ऐसा तरीका है जहां पे अगर आप खुद बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो, एक रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई को लेके सतर्क हो, तो आप पढ़ोगे। अदरवाइज हमसे कितनी भी मेहनत कर ले, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो बेटा हमारी मेहनत में हमें आपके साथ की जरूरत है, तो हमें हमारा आपका साथ दो, ताकि हम आगे जो है मिलकर इस कोरोना क्राइसिस में भी हम आगे बढ़ सके, ठीक है। तो मेहनत करो, मन से मेहनत करो, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्या क्वालिफाई कर जाओ, आपका एम अटेन कर जाओ, ठीक है। सभी ने मुझे पहले बताया था कौन क्या बनना चाहता है, मुझे पता है कौन क्या बनना चाहता है। नए स्टूडेंट्स आए उनसे मैं बाद में पूछ लूंगी, पुराने बच्चों को मैं अच्छे से जानती हूँ, ठीक है ना। तो बेटा जो आपने एम बनाया है ना, उसे सिर्फ दिमाग में मत रखो, ठीक है। दिमाग में रखने के साथ साथ उस पर मेहनत करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा, थैंक यू।